हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का हम छठा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। याद रखेंगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं स्टूडेंट, वो सभी इन सभी सब्जेक्टिव को जरूर तैयार करेंगे। याद रखिएगा ये भी बात, ये आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। तो फ्री में चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है ना, अक्सर स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं करते, बट ऐसा आपको नहीं करना है, आप इसका वैल्यू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आपके रिपीट हुए हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आता है जो है विद्युत फ्लक्स। क्या है इसका मात्रक, राशि और विमीय सूत्र लिखिए। तो हमसे क्या पूछा, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का हमने परिभाषा लिखा हुआ है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है जिसका ये ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, ये इसका ध्रुव है, ठीक है ना। चुंबक होते हैं तो दो ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ ध्रुव है। अब देखिए, ये चुंबक का ऊपरी ये क्या है, सतह है, या हम सतह नहीं कहकर पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि इस चुंबक के सतह से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, बहुत सारी इस तरीके से इस चुंबक की सतह से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर, जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर क्या होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विद्युत बल रेखाएं, ये सभी क्या हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। और ये क्या है, चुंबक है, या हम ये कह सकते हैं चुंबकीय पृष्ठ है, चुंबक का पृष्ठ है, ये एक चुंबक है और इसका ऊपरी सतह है। तो मैं यही कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारी, देखिए चुंबक है तो चुंबक की सतह से बहुत सारी ये विद्युत बल रेखाएं हैं वो निकल रही हैं, परंतु यहाँ पे देखेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं, ये भी अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं, ये भी अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं, ये नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सभी अपने पृष्ठ पर लंबवत हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, क्या होंगी, लंबवत होंगे, लंबवत होंगी मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो उन्हीं केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संख्या को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे कि केवल हम उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को लेंगे जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, और उन्हीं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी चुंबक के पृष्ठ से निकलने वाली, मतलब ऐसे हम कहेंगे कि किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नॉर्मल सा तो है दोस्त, आप कहेंगे किसी चुंबक के पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा है। तो मैं आशा करता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। याद रखेंगे, अब चुंबकीय फ्लक्स के लिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा, फॉर्मूला। तो चुंबकीय फ्लक्स को φB से प्रदर्शित करते हैं, φB इक्वल टू क्या होता है, φB इक्वल टू होता है BA cos थीटा। क्या होता है, BA cos थीटा होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, φB इक्वल टू BA cos थीटा होता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे मात्रक,
क्या देता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो ये आप याद रखेंगे। कौन सी राशि होती है, इसकी राशि क्या होती है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे क्या, इस तरीके से तो होता नहीं है। राशि याद रखेंगे, ये अदिश राशि है। कौन सी राशि जी, अदिश राशि। कौन सी राशि है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा, या बीमीय सूत्र भी हम कह सकते हैं। इसका बीमीय सूत्र होता है Ml2T-2A-1। तो ये आप बीमीय सूत्र याद रखेंगे, ठीक है ना, Ml2T-2A-1। तो ये इतना आप सबको लिखना पड़ेगा जब भी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में केवल आपसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तभी भी आपको परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र सब लिखना है। अब प्लस यदि आप नहीं कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आप काम भी कर सकते हैं, जैसे ये फिगर आप बना देंगे। जब फिगर बना देंगे ना तो टीचर ये समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो कोई क्वेश्चन आगे हो सकता है आपको नहीं आ रहा है, तो उसको आपने बनाकर भी लिखा हुआ है ना अपने तरफ से, तो उसको ज़्यादा टीचर ध्यान नहीं देते हैं, उसको फुल नंबर देकर आगे बढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए फिगर भी बना दिया जाता है अपने तरफ से भी, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे प्रेरण रहेगा, प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, इसको अब हम समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया ना याद कराएंगे दोस्त। देखिए क्या यहाँ पे कहा गया, सबसे पहले एक हम चुंबक ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने एक चुंबक ले लिया। अब इस चुंबक के पास में हम क्या ले लेते हैं, इस चुंबक के पास में हम एक कुंडली ले लेते हैं। इस तरीके से हम एक कुंडली बना लेते हैं, ठीक। ये हमने एक चुंबक ले लिया और इसके पास में हम एक कुंडली बना लेते हैं, जैसे इस टाइप का, ठीक है। ये कुंडली हमने बना लिया। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक धारामापी गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक चुंबक है जिसका नॉर्थ और साउथ ये क्या है, इसका ध्रुव है। तो अब ये हमारे पास चुंबक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास चुंबक है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुंडली है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति कराते हैं, कौन सी गति, ये याद रखेंगे आप, हम कौन सी गति करा रहे हैं, हम यहाँ पे आपेक्षीय गति करा रहे हैं, आपेक्षिक गति, ठीक है ना। तो जब हम क्या कराते हैं, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति कराते हैं तो क्या होते हैं, चुंबक में चुंबकीय, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, या हम ये कह सकते हैं कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में, ये जो कुंडली है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही ना, ये जो घटना हो रही है, इस घटना को, ये संपूर्ण जो घटना हो रही है, इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं। हम कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। देख रहे हैं ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को, ये जो संपूर्ण घटना है, इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। देखिए, तो आपको सबसे पहले परिभाषा याद करना है, क्योंकि परिभाषा अगर नहीं याद करेंगे तो लिखना तो परिभाषा ही है ना बाबू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ। हमने कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यही बात हमने लिखा है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, क्या होता है? आपेक्षीय गति। आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंटों को जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको याद हो गया होगा। तो मेरा लक्ष्य यही है दोस्त कि आपको याद हो जाए। बट हाँ, एक डाउट आपको आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रहा है, बट आपेक्षिक गति कहते किसे हैं, कैसे हम समझेंगे? ये भी क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपेक्षिक गति का नॉर्मल, ऐसे तो हमने क्लास 11th में हमने बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, आपेक्षिक गति का मतलब होता है ना कि चुंबक और कुंडली में से कोई एक को स्थिर रखकर और दूसरा गति करे चारों ओर, तो उसे आपेक्षिक गति कहेंगे। जैसे कि क्या है, ये कुंडली है, यहीं पे है, और इस चुंबक को हम तेजी से पास लाते हैं, तेजी से इसके पास लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। यहाँ ये चुंबक कुंडली ऐसे ही है और ये चुंबक इसके पास है और तेजी से हम दूर हटाएंगे तो ये भी आपेक्षीय गति कहलाएगा। या हम इस चुंबक को ही स्थिर रख दें और इस कुंडली को तेजी से चुंबक के पास ले आते हैं तब भी आपेक्षीय गति होता है। या इस कुंडली और चुंबक पास है और कुंडली को तेजी से दूर हटा दें तब भी आपेक्षीय गति वहां पे होगा, उसी को आपेक्षीय गति कहेंगे, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? तो इसीलिए तो ये धारा मापी लगाया गया है। ये धारा मापी हमें बताएगा। जैसे ही हम इसको पास लाएंगे ना तो ये जो धारा मापी है, इस तरीके से सुई है, वो कैसे होने लगेगा? इधर विक्षेपित हो जाएगा। दूर हटाएंगे तो इधर विक्षेपित हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जब सुई ना इधर उधर हिलने लगेगा, विक्षेपित होने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। बहुत ही अच्छी बात है दोस्त। नेक्स्ट अगला आता है लेंज का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या होता है दोस्त, इसको हम समझेंगे। ठीक है, लेंज का नियम हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। लिखा यह गया है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है ना, इतना ही, इसे ही हम क्या कहते हैं, यही है लेंज का नियम। यही लेंज का नियम है यहां तक। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कोई भी कुंडली है तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे ये चुंबक है, अब इस चुंबक के पास में हम एक कुंडली ले लेते हैं। इस चुंबक के पास हमने एक कुंडली यहाँ पे ले लिया। ये हमारा चुंबक है जिसका ध्रुव है साउथ और नॉर्थ। ठीक है ना, अब हम इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, जब हम चुंबक और कुंडली, ये हमारे पास कुंडली है, तो जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या कराएंगे, आपेक्षिक गति कराएंगे। आपेक्षिक गति कराते हैं। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच हम आपेक्षिक गति कराते हैं तो होता यह है दोस्त कि जैसे ही हम इस चुंबक को तेजी से इसके पास लाते हैं तो आपेक्षिक गति उसी को कहेंगे। तो जैसे ही हम पास लाते हैं ना, तो इस जो यहाँ पे जो कुंडली है, इसमें
इसमें ना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी दिशा इस ओर होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित धारा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेरित धारा की दिशा देखिए यहाँ पे, मतलब जैसे ही हमने चुंबक को पास लेके गए और इसका नॉर्थ ध्रुव है ना, तो इसमें भी जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसकी भी दिशा ना, इसकी जो प्रकृति होती है वो नॉर्थ की तरह ही व्यवहार करता है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव है तो ये भी उत्तरी ध्रुव की तरह ही व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो धारा की दिशा कैसी है, धारा की दिशा यहाँ पे देखेंगे तो ये धारा की दिशा वामावर्त दिशा में है, वामावर्त दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब ये चुंबक को हम तेजी से पास लाते हैं तो इसमें भी ना नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा हम कह सकते उत्पन्न होता है, ये नॉर्थ ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। और नॉर्थ हम क्या जानते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं। बाबू नहीं कहते हैं समान आवेश अगर प्लस प्लस होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, दूर हटेंगे। वैसे ही अगर नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, दो ध्रुव हैं, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा, दूर हटेंगे। तो बताइए जैसे ही हम पास लेकर गए तो ये इसमें नॉर्थ उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इनके बीच प्रतिकर्षण होने लगा। कौन सा बल यहाँ पे कार्य करने लगता है, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये तेजी से पास जा रहा है तो ये कह रहा है आना नहीं है भैया, दूर हटो, तो ये दूर भागाता है ये कुंडली इस चुंबक को, ठीक है। अब इसके अपोजिट एक और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, अभी आपको हम याद कराएंगे, आप परेशान ना हो, ये समझ गए। दूसरा फिर से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। अब वैज्ञानिकों ने ये किया ना कि इस चुंबक के उलाट दिए उन्होंने, इस चुंबक को उन्होंने उलाट दिया। ये एक कुंडली उन्होंने लिया, इस चुंबक को पलट कर और उन्होंने प्रयोग किया। कैसे पलटे, तो ये देखिए, ये जो कुंडली चुंबक लिए ना, अब इधर साउथ कर दिए, सॉरी इधर नॉर्थ कर दिए और इधर साउथ कर दिए, और इनके बीच फिर से आपेक्षीय गति कराएं, चुंबक और कुंडली के बीच फिर से आपेक्षीय गति कराएं। इस चुंबक को तेजी से पास लेके गए तो ये जो साउथ है ना, तो साउथ ध्रुव है यहाँ पे है, तो इसमें भी ना साउथ ध्रुव ही उत्पन्न होता है। मतलब जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में होती है, दक्षिणावर्त दिशा में होती है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो साउथ ध्रुव है तो ये भी साउथ ध्रुव की तरह ही ये कुंडली व्यवहार करने लगेगा। तो जब समान क्या होंगे, ध्रुव होंगे, तो इनके बीच भी तो प्रतिकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जब ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ अगर तेजी से आगे नहीं जाता तो क्या इसमें ये नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होता, नहीं होता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसी के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, परंतु जब ये जा रहा है तो ये कह रही है कि नहीं आना है भैया, दूर हटो। मतलब क्या है, विरोध भी कर रहा है, इसी के कारण इसमें नॉर्थ उत्पन्न हुआ है, बट ये ना फिर भी इसका विरोध कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि लेंज के नियम के अनुसार ये क्या है, कुंडली है, ये क्या है हमारे पास कुंडली है, तो हम कुंडली है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वामावर्त दिशा में है। तो यही कहा जा रहा है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है, परंतु ये फिर भी इसका विरोध कर रहा है। समझ गए ना। तो यही बात है जी, नॉर्मल और कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि लेंज का नियम लिखिए तथा लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पोषण करता है। पोषण मतलब पालन करता है, अनुसरण करता है। तो हाँ जी, याद रखेंगे लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों का क्या करता है, अनुसरण करता है, पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी। तो यही बात हमने लिखा है कि हाँ, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। बेहतर जी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट अगला आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो याद रखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं।
अब वो दो नियम कौन कौन से हैं, एक है प्रथम नियम और एक है हमारा द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या कहता है समझिएगा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अभी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषा बताए हैं, ठीक है ना, उसी का ये वही है जी, ठीक है, जो नहीं अभी हमने बताया था ये कि एक चुंबक हम ले लेते हैं और एक हमने यहाँ पे कुंडली ले लिया, इसमें हम धारा मापी लगा देते हैं। ये हमारा चुंबक का ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। तो जब चुंबक और कुंडली, ये क्या है, चुंबक है और ये क्या है, कुंडली है। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या सी गति होती है, आपेक्षिक गति होती है। कौन सी गति, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय, यही होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, या हम कह सकते हैं जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी को अर्थात हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल देंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में चुंबक मतलब तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अर्थात प्रेरित धारा कहते हैं। इसी को प्रेरित धारा भी कहते हैं। देख रही है, विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसी को प्रेरित धारा भी कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। ये सब याद होना चाहिए। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच कौन सी गति होती है, आपेक्षिक गति, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। देख रहे हैं ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, या अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, या प्रेरित धारा कहते हैं। नॉर्मल वही बात है जी। अगला हमारा आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम सिंपल सा यही कहता है ना कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, ई के क्या होता है, मतलब समानुपाती होता है, या इसके जस्ट अपोजिट कहेंगे ना तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा ये हमसे कह देता है, देखिए इस नियम के अनुसार चुंबकीय, ध्यान से समझेंगे, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या के समानुपाती होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये टोटल, ये है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि द्वितीय नियम क्या है, कि लेंज के द्वितीय नियम मतलब क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय का जो द्वितीय नियम है, तो इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। यही बातें कही गई हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ा के लिख चलें तो देखिए, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो ओनली यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह आता है
और d∅dt आता है, और यही इसका मेन फॉर्मूला हो जाता है, यही इसका मेन फॉर्मूला है, अवकलन के रूप में हम बताए हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट दोस्त फटाफट। नेक्स्ट अगला आता है भंवर धारा। अब भंवर धारा क्या है जी? भंवर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो भंवर धारा क्या होता है समझिएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लिखा गया है कि सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब किसी चुंबक मतलब जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी देखिए मतलब एक फोको नामक वैज्ञानिक थे, मैं पहले आपको समझा ही दे रहा हूँ। एक फोको नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस सन में 1875 एक फोको नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1875 ईस्वी में क्या देखा कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है ये आप याद रखेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है बी, एक चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें एक धातु का टुकड़ा है, एक ये धातु का टुकड़ा है। अब ये जो धातु का टुकड़ा है ना, इसमें गति कर रहा है, तो इसमें गति करेगा ना, तो ये जो गति कर रहा है तो इसके कारण जब ये धातु का टुकड़ा तेजी से गति कर रहा है तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण एक क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जिसे हम इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। समझ में आया? मतलब फोको नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 ईस्वी में पाया या देखा कि क्या कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु की टुकड़ा तेजी से गति करता है तो धातु में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, याद हुआ ना दोस्त? याद हो जाना चाहिए दोस्त। बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फ़ैन मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसका मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं आ रहा है। गर्मी के मारे पता नहीं कैसे मतलब मैं कह सकता हूँ, बट फिर भी आपको कहा जा रहा है, बार बार मैं समझा रहा हूँ। तो मैं केवल यही कहूँगा ना कि आप याद कर लें। मैं नहीं चाहता कि आप रट कर याद करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने पाया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धातु का टुकड़ा तेजी से गति करता है तो धातु में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। वही लिखा गया है सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा नहीं लिखेंगे, पाया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐसा पाया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु गति करता है तो धातु में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो ये जो धातु है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण धातु में ही ना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला आता है हानि। इसकी हानियां याद रखेंगे। सबसे पहली, भंवर धारा से क्या होता है, ऊष्मा का नुकसान होता है, या ऊष्मा की हम कह सकते हैं हानि होती है। ठीक है ना। दूसरे याद रखेंगे, धातु की गर्मी से क्षति होती है। जब धातु ज़्यादा गर्म होगा तो पिघलेगा जी, ठीक है ना, तो उससे उसके ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी आ जाएगा, लंबाई में चौड़ाई में आकृति बदल जाएगा, तो उसके कारण भी हानि होती है। अगला आता है विद्युत उपकरण का कार्य क्षमता में कमी। जो विद्युत उपकरण जो भी होते हैं उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है। जैसे कोई ऐसा है, जैसे कि यही है बोट या अदर मोबाइल ही हम ले लेते हैं। मोबाइल एक विद्युत उपकरण है, अब उसमें क्या होगा, अगर वो हीट होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसमें गर्मी आएगी, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी क्षमता घटेगी।
जब देखते हैं ना मोबाइल अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो यूज नहीं होता है, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। जब वो मोबाइल ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, फिर उसका यूज होता है। ठीक है ना। पता नहीं मेरा भी ऑन है या नहीं कैमरा। ठीक 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 चल रहा है कम से कम, नहीं तो इतनी गर्मी है ना कभी कभी ऑफ भी हो जाता है। अनुप्रयोग याद रखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में भी भंवर धारा का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का मतलब समझ रहे हैं? अरे भैया जैसे कहाँ पे, जैसे रेलगाड़ी आप जाइएगा, रेलगाड़ी जो होता है ट्रेन, तो ट्रेन बहुत ही स्पीड चल रहा है, तो क्या उसको ब्रेक अगर जैसे नॉर्मल हम लोग का बाइक में ब्रेक होता है, ऐसे अगर ब्रेक उसमें होता ना तो ट्रेन पलट जाती। बट वहाँ पे ऐसे ब्रेक का इस्तेमाल नहीं होता है, वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैग्नेटो चुंबकीय बल का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पे ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत चुंबकीय जो ब्रेक होता है उसका यहाँ पे प्रयोग होता है, जिसमें भंवर द्वारा कार्य करता है। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा आता है इंडक्शन हीटर में। इंडक्शन हीटर जो खाना बनाने वाला हो गया, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। धातु को गर्म करने में उसको गर्म किया जाता है, हीटर गर्म होगा तो भंवर धारा से ही गर्म होता है। अगला आता है विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर ना, जो हमारे घरों में पानी निकालने में हम यूज करते हैं मोटर का, तो वो मोटर क्या होता था, वो क्या करता है, भंवर धारा की सहायता से ही, भंवर धारा की सहायता से ही वो क्या होता है, घूमता है, नचता है। ठीक है ना। जब वो नाचेगा घूमेगा तभी तो धारा निकलेगी, वो क्या होगा, वो कार्य करेगा। अगला आता है प्रेरण भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी। नेक्स्ट आता है स्वप्रेरण। अब बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ गया है, स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो यहाँ पे स्वप्रेरण कहें, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण को परिभाषित कीजिए। पहले हम स्वप्रेरण को परिभाषित करेंगे। एक बात मैं बता दूं, स्वप्रेरण कहें या स्वप्रेरण गुणांक कहें, यही आप लिखेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे, थोड़ा सा भी अंतर इसमें ज़्यादा नहीं होता है, सेम टू सेम ही होता है। देखिए, जब किसी कुंडली में धारा के मान में, यहाँ पे क्या रहेगा, धारा के मान में, ठीक है ना, धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जैसे कि एक मैं फिगर बनाता हूं। जब किसी कुंडली में हम क्या करेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम एक कुंडली लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक हम क्या कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कुंजी हम लगा देते हैं, यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये हमारे पास सेल है, ये कुंजी है, तो यहाँ पे एक कुंडली है। तो हम जब ये सेल द्वारा हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब ये कुंजी को ऑन करते हैं, धारा बहती है। जब धारा बहती है तो इसमें क्या होता है, क्या होता है जी, ये जो चुंबकीय फ्लक्स हो, ये जो कुंडली है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम धारा के मान में यहाँ पे परिवर्तन करते हैं। इस स्विच की सहायता से हम इसमें, जब हम इससे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जब धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं ना, तो ये जो कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। इस कुंडली में क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है।
जिसके कारण ये जिसके कारण एक क्या होता है, जिसके कारण इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न होती है और इसी धारा के कारण ये जलने लगता है, ठीक है ना, बल्ब जलने लगता है। तो पहली बात आप इसको याद कीजिए, हम क्या कहेंगे, देखिए सबसे पहले इस सेल से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस कुंजी से धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब धारा को कभी अधिक कर रहे हैं कभी कम कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं धारा के मान में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कमी नहीं परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन। तो जब हम कहते हैं कि जब हम क्या करेंगे, जब किसी को, ये कुंडली है ना, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही, इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। पहली बात याद हो गया कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब एक बात आप याद रखेंगे, पढ़ लीजिएगा, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ना एक धारा उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब कैसे हुआ समझिएगा, ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे कि शादी विवाह में आप देखेंगे तो नहीं कहते हैं कि घर को सजाने के लिए एक छोटी छोटी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारा घरों के आगे उसको लटका कर रखा जाता है जिससे वो चमकता है, अप डाउन बढ़ता है, बुझता है, इस तरीके से होता है। तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे ना, वो कैसे होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं, या कभी कभी आप उसको छोड़िए, कभी आप देखे होंगे कि नाइट बल्ब आप देखिएगा, नाइट बल्ब, ठीक है ना, नाइट में जो एक बल्ब हम यूज़ करते हैं उस बल्ब को देखेंगे आप, तो क्या होता है, लाइट ऑफ होने के बाद लाइट कट जाती है, फिर भी वो बल्ब ना जलता रहता है, धीरे 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 ऑफ होता है। तो वो क्यों जलता रहा, लाइट ऑफ हुआ तो तुरंत उसको भी ऑफ हो जाना चाहिए बल्ब, वो क्यों जलता रहा, क्योंकि उसमें एक कुंडली होती है। वो कुंडली क्या करता है, जब हम धारा प्रवाहित इधर से किए ना, तो ये धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें एक चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम धारा देना बंद भी कर दिए तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ, तो इसके कारण एक धारा उत्पन्न हुआ है ये, और इसी धारा के कारण ये कुछ समय तक ये बल्ब जलता है, कुछ समय तक, मतलब क्षण मात्र जलता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत मतलब प्रेरित धारा के क्या होता है, परिवर्तन की जो दर होता है वो क्या होता है, वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। वो क्या होता है, धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ना जितना हम इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो ये हमसे इससे ये मिला। अब इसको समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है L इंटू आई। अब यहाँ से हम केवल L का मान निकालें तो L इजकल टू 5 क्या हो जाएगा, 5/I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/I हो जाएगा, 5/I हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इतना याद रखेंगे काफ़ी रहेगा जी, ठीक है। इसको हम चाहें ना तो हम समाकलन अवकलन के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख के दिखा दें। ये तो नॉर्मल हमने बताया है, यदि हम अवकलन के रूप में लिखें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अवकलन के रूप में, यदि हम अवकलन के रूप में लिखें तो सबसे पहले यहाँ से फाई इजकल टू L इंटू आई मिला, तो फाई इजकल टू L इंटू आई मिला। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अवकलन के रूप में लिखें तो फाई को d∅dt लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, d/dt। ये क्या हो जाएगा,
L इंटू आई हो जाएगा, मतलब डी एल बाई क्या होता है डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी बात है, डी आई बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पे डी आई बाई डी टी ना सभी में जुड़ जाएगा दोनों पक्षों में। ये एल इंटू आई है तो ये साफ साइड है तो ये है। अब जो देखिए हम इतनी बात जानते हैं अवकलन में जो नियतांक होता है वो बाहर निकल जाता है। अच्छा इसको समझिएगा, विद्युत मतलब ये क्या है, डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या और ये परिवर्तन का दर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अभी ना हमने बताया था डी फाई बाई डी टी के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब डी फाई बाई डी टी के जगह पर हम ई लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी फाई बाई डी टी के जगह पर हम ई लिख सकते हैं, तो ई हमने लिख दिया। यहाँ पे अगर आप समझें तो ये याद रखेंगे, एल यहाँ पे एक नियतांक है, तो ये नियतांक एल बाहर निकल जाएगा और ये डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का जो मान मिला वो क्या निकला, ई का मान मिला एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम केवल पक्षांतर कर देंगे, ये हम क्या करने के, एल इधर आ जाएगा, ये इसके जगह पर चला जाएगा, पक्षांतर करते हैं तो एल इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी। तो ये इसके याद रखेंगे, ये इसके किसके रूप में है, ये इसके अवकलन के रूप में है। एक और बात मैं बता दूं, जिनको ये समझ में न आए उनसे कहना चाहूँगा, बाबू आप परिभाषा लिखिएगा, फिगर बनाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, 100% फुल नंबर मिलेंगे, 100% फुल नंबर मिलेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए अब इसमें कहा गया था स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण को परिभाषित कीजिए, तो अब अन्योन प्रेरण पर बात करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, आई क्या है, धारा के मान में परिवर्तन है। यहाँ पे एल क्या है, एल है स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ पे ये एल क्या है, एल है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक। अब हमारा आता है अन्योन प्रेरण। अब अन्योन प्रेरण क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बट इसको हमें ना पढ़ के पहले हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, समझ जाएंगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, शायद यहाँ पे जल्दी समझ में आ जाए आपको। अब ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक सेल या बैटरी हमने लगाया हुआ है जो ये ई है, यहाँ पे एक कुंजी है, यहाँ पे धारा नियंत्रक हमने लगाया हुआ है जिससे धारा को हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे एक कुंडली ये है और इसके पास एक और कुंडली हमने लिया हुआ है जो है ये, और इसमें हमने एक धारा मापी लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारी प्राथमिक पहली कुंडली है, ये हमारी पहली कुंडली है फर्स्ट, और ये हमारी द्वितीय कुंडली है। तो अब ध्यान से समझेंगे, हम करेंगे क्या कि जैसे ही इस सेल की सहायता से, इस सेल की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और केवल प्रवाहित नहीं करेंगे, इस धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं,
किससे परिवर्तित करेंगे? इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को कभी अप करेंगे कभी डाउन, ऊपर नीचे, मतलब कम अधिक करेंगे। जब कम अधिक करेंगे ना तो ये जो कुंडली है इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली की ये बहुत ही पास कुंडली है, इसीलिए इस कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगेगा। जिसके कारण इस जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसी कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ गए? मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे यही हम उस टाइम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए बाबू, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं ना, अधिक कम करते हैं, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। परंतु इस कुंडली की ये बहुत ही पास होने के कारण इस कुंडली से ये ना प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, जिसके कारण इसमें भी ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। और इसी के कारण इसमें एक द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी धारा को ना हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्योंकि अन्योन प्रेरण मतलब अन्य किसी से प्रेरित होकर इससे प्रेरित हो गया है ये, तो हम क्या कहेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे कि जब किसी, ध्यान से समझेंगे, ये प्राथमिक कुंडली है, तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। और इस संपूर्ण घटना को ही अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस घटना को मतलब इसमें और एक जोड़ देंगे, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को ही अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ये आपका, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आसानी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है ना, वो क्या है, प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये फाई और समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे एक m आता है नियतांक, जो m इंटू आई हो जाएगा। और केवल हम m का मान निकालें तो m इक्वल टू फाई बाई आई हो जाएगा। और ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे याद रखेंगे जो m है ना, m ये क्या है, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण है जी। और ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, ये क्या है, धारा में परिवर्तन है। तो ये आप याद रखेंगे, ये अन्योन प्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है ना, अन्योन प्रेरण गुणांक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। परिभाषा लिखकर ये आप फिगर बना लीजिएगा, ये लाइन आप लिख लीजिएगा। ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। बहुत ही गर्मी हो रहा है दोस्त, बता नहीं सकता पूरी तरीके से। बट मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तब मैं कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब मेरा लक्ष्य आप जानते ही हैं कि रट कर नहीं, समझा कर याद कराते हैं। इसलिए आप इस चैनल को जितने भी हो सके अपने दोस्तों से ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। उस पर क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ
वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी कराया जाएगा। उस चैनल पे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे ना, वहाँ पे जो भी मटेरियल होंगे प्रोवाइड किए जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सीरियस हैं क्लास 12 के एग्ज़ाम के प्रति, तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि हम आपको फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 199 में, और 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16, मतलब 31 चैप्टर हैं। इन 31 चैप्टर का सबसे पहले जितने भी VBI सब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने कराया है, उस टाइप के टाइपिंग आपको नोट्स दिए जाएंगे सब्जेक्टिव का, जिसको आपको 100% तैयार करना है। फिर से जितने भी चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम देंगे, फालतू का क्वेश्चन नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर वाइज 31 चैप्टरों का सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव भी हम देंगे, और टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन नोट्स आपको ओनली 199 में दिया जा रहा है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। स्पष्ट रूप से हमारी टीम से कहिएगा कि सर क्लास 12 बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इतना आप कर देंगे, आपको वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे आपका पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।